हेलो दोस्तों, फिर से मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हम आजकल आईपीओ ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं मार्केट में। तो आइए जानते हैं कि आईपीओ होता क्या है। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आईपीओ का एनालिसिस भी करता हूँ। जैसे ही मैं वो वीडियोस डालूँ तो आपको झट से पता चल जाएगा, और आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ये होता क्या है। सबसे पहले ये देखते हैं कि कोई भी कंपनी किस कारणों की वजह से एक आईपीओ ला सकती है। आईपीओ के लिए बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, जैसे किसी कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपांड करना हो तो वो एक वन ऑफ द रीज़न हो सकता है, या किसी कंपनी के ऊपर ऑलरेडी कुछ कर्जा है और वो कर्जा उनको रिड्यूस करना है। उसी के साथ साथ एक अगर ऐसा भी रीज़न हो सकता है कि उन्हें कुछ नया इनोवेशन करना है, कुछ नया R&D करना है, उसके लिए उनको पैसा चाहिए, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। या इसके अलावा भी और थोड़े बहुत रीज़न हो सकते हैं जो कि बिज़नेस को ग्रो करने के हिसाब से होते हैं। तो कोई भी आईपीओ लाने के लिए जो कंपनी एक प्राइवेटली हेल्ड होती है, किसी प्राइवेट लोगों का ही उसमें इन्वेस्टमेंट होता है और वही उसके ओनर होते हैं, तो वो अपना आईपीओ इसीलिए लाते हैं ताकि पब्लिक उसमें इन्वेस्ट कर पाए। और जब ज़्यादा पैसा पब्लिक की तरफ से उस कंपनी में आता है तो उसको वो यूज़ करके अपने बिजनेस ऑपरेशंस में लगाते हैं, जिससे कि उनका बिजनेस आगे चल के ग्रो हो सके। तो ये आईपीओ लाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है एक डॉक्यूमेंट जो उनको बनाना होता है, उसको हम बोलते हैं DRHP। इसका फुल फॉर्म है ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस। ये डॉक्यूमेंट जो होता है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट होता है। इसके लिए वो अकेले इसको नहीं बना पाते, तो वो मदद लेते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स की। उसके साथ अंडर राइटर्स भी होते हैं। अंडर राइटर्स मीनिंग, लेट्स से आप किसी इंश्योरेंस के पास जाते हो अपना इंश्योरेंस कराने के लिए, तो आपका प्रोफाइल देख के आप किस प्रकार का काम करते हो, आपकी उम्र क्या है, या फिर आपके जो भी मेडिकल हिस्ट्री है, उसको देख के जो रूल्स बनाते हैं और बताते हैं कि आपको कितना प्रीमियम लगेगा, तो ये हो गए इंश्योरेंस अंडर राइटर्स। वैसे ही इस कंपनी के भी अंडर राइटर्स होते हैं, जो कि कंपनी का जो एनालिसिस होता है उसके बेसिस पे बताते हैं कि इसका स्टॉक प्राइस कितना हो सकता है। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस वो सब जानने वाले लोग इन्वेस्टमेंट बैंक्स में होते हैं। उसी की मदद से कोई भी कंपनी ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ही अच्छे से बना पाती है, जिसको इनको सबमिट करना होता है सेबी को। डॉक्यूमेंट में क्या क्या डिटेल्स होते हैं, ये होता है कंपनी का हिस्ट्री, यहाँ से पहले तक कंपनी किस चीज़ में काम करती थी, उसका प्रोग्रेस कैसा था, उनके सारे फाइनेंशियल डिटेल्स भी उसमें होते हैं। ईच ईयर कंपनी कैसा बिजनेस कर रही है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू कैसा है, प्रॉफिट कैसा है, कितना एक्सपेंस हो रहा है, सारे फाइनेंशियल डिटेल्स इनको इस डॉक्यूमेंट में मेंशन करने होते हैं। और साथ ही साथ ये आगे चल के क्या करने वाले हैं फ्यूचर में, इस पैसे से वो क्या क्या एक्टिविटीज़ करेंगे आईपीओ से आने वाले पैसे से, वो भी उनको इस डॉक्यूमेंट में मेंशन करना होता है। और ऐसी बहुत सारी डिटेल्स इसमें होती है। जब भी आप किसी आईपीओ को अप्लाई करने जाए तो उस ब्रोकर की वेबसाइट पे, फॉर एग्जांपल अगर ग्रो है या ज़ीरोधा है, तो वहाँ पे ये प्रॉस्पेक्टस दिया हुआ होता है। तो कभी भी आपको टाइम मिले तो किसी भी एक कंपनी का प्रॉस्पेक्टस उठा के एक बार पढ़ लीजिए, उसमें क्या क्या डिटेल्स होती है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी के साथ ये डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ये इनको सेबी को देने होते हैं। सेबी क्या है? सेबी इंडिया में एक रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे कि बैंक्स को रेगुलेट करता है आरबीआई। आरबीआई ये रूल्स डिफाइन करता है कि कैसे बैंक्स को ऑपरेट करना चाहिए, या आपका जो पैसा है बैंक को जब जाता है तो वो सेफ़ रहे, उसके लिए वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। ऐसे ही इंडिया में स्टॉक्स से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेबी देखता है। उसके बाद में आती है किसी भी आईपीओ को ख़रीदने की बारी। तो आईपीओ ख़रीदने के लिए आप एक तो लीगल एज आपकी होनी चाहिए, जो कि इंडिया में 18 है, और आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास डीमैट होना चाहिए। इसको लेके आप जिस भी डीमैट अकाउंट पे हो, लेट्स से आपके पास, जैसे कि हमने पहले भी एग्जांपल दिए, ग्रो या ज़ीरोधा या बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं जो आपको ये ऑप्शन देते हैं कि आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर पाए। तो उस टाइम पे आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर पाओगे। कोई भी कंपनी आफ्टर सेबी के अप्रूवल के बाद जब आईपीओ लाती है तो उनके पास एक 3 से 10 दिन का टाइम फ्रेम होता है। उस टाइम फ्रेम में आपको उसको अप्लाई करना होता है। आईपीओ को जब आप अप्लाई करते हैं तो वो आपको जब मिलता है उसकी एक लॉट साइज़ होती है। तो उसको थोड़ा एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं। तो लॉट क्या होता है? जैसे 2 प्रकार के कंपनीज़ होती है। एक तो नॉन एसएमई
और मेन बोर्ड भी जिसको बोला जाता है, मेन बोर्ड आईपीओ। इसमें क्या होता है, इसमें मैक्सिमम लिमिट आपका होता है 15,000 का। आप 15,000 तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर उस कंपनी का एक शेयर 100 रुपये का है तो आप 150 शेयर्स आपको मिल पाएंगे और 15,000 आपको कुल पे करने पड़ेंगे आईपीओ के लिए। अलॉटमेंट होना ना होना वो बात की बात है, लेकिन इतना अमाउंट आपके अकाउंट में ब्लॉक हो जाएगा जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वही अगर एसएमई के लिए आए तो एसएमई जो होता है उसमें जो लिमिट है वो मिनिमम 1 लाख का होता है। जैसे कि मेन बोर्ड में मैक्सिमम 15,000 का था, 15,000 के ऊपर हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन एसएमई में हम लोग मिनिमम 1 लाख को अपने को अप्लाई करना ही पड़ेगा। उससे नीचे हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि ये छोटी कंपनीज होती है, इसमें इतने लोग ही नहीं खरीद पाएंगे अगर 15-15 हज़ार के ये लोग लॉट बनाएंगे तो इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सेम 100 रुपये का अगर हो तो आप 1500 शेयर को अप्लाई कर सकते हैं, जिसका टोटल प्राइस 1.5 लाख हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम लिमिट 1 लाख का होता है। 1 लाख से ऊपर ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लॉट कुछ ऐसे बनाते हैं जो इसके रेंज में रहे। तो अभी आती है अलॉटमेंट की बारी। तो कोई भी आईपीओ आप अप्लाई जब करते हैं तो एक लेट्स से कि आपके परिवार में 4 लोग हैं, आप चारों के डीमैट के अकाउंट से आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप अपने अकाउंट से मल्टीपल लॉट्स को भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जब अलॉटमेंट होता है तो ये एक रैंडम एल्गोरिथम से होता है जो कंप्यूटराइज होता है। वो रैंडम एल्गोरिथम पिक करता है कुछ लोगों को, जितने का लॉट है अवेलेबल, समझ लो 1 करोड़ शेयर है, एक लॉट में अगर 100 शेयर है तो वो 1 लाख लोगों को चुनेगा उसके बाद में होता है जब किसी को वो अलॉट नहीं होता तो उसके बाद क्या होता है, जो भी जिनको वो अलॉट नहीं हुआ है तो उनका जो ब्लॉक किया हुआ जो अमाउंट होता है वो निकल जाता है और आप फिर वो कैश यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप अप्लाई करते हैं तो आपको एक यूपीआई मैंडेट आता है, उस मैंडेट को आपको एक्सेप्ट करना है। कोई भी आईपीओ अप्लाई करने से पहले उस कंपनी में अच्छे से जानना, उसकी रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप कुछ ऐसे पॉइंट्स पे उसकी रिसर्च कर सकते हैं, जैसे कि फाइनेंसिस। मेन किसी कंपनी का होता है उसका फाइनेंसिस। आप पिछले 5 साल का डेटा उनका देखिए। मेजरली जो कंपनीज आईपीओ लाती है उनको मैंडेटरीली अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो डॉक्यूमेंट में सबमिट करना होता है, तो आपको वहाँ पे कम से कम 2-3 साल का डेटा मिल जाता है। लेकिन अगर आपको, मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है कि आप ज़्यादा डेटा देखो, 5 साल का डेटा देखो, क्योंकि जब आईपीओ के लिए कंपनीज रेडी हो रही होती है तो वो अपना अच्छा डेटा ज़रूर 2 साल में मेंटेन करते हैं कि उनको पता होता है कि मैं आगे चल के आईपीओ करने वाला हूँ। लेकिन अगर आप उसका 5 साल का या पिछले 2 साल का छोड़ के उसके बाद वाला, उसके पहले वाला अगर आप डेटा देखें तब आपको असलियत पता चलती है किसी भी कंपनी की। तो आपको देखना होता है कि ऑपरेटिंग रेवेन्यू इनका कैसा है, इनके ऊपर डेट कम है या नहीं है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोगों को रीड करना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे रीड करते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हम लोग इसके ऊपर भी एक सेशन करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे पढ़ा जाता है और कैसे समझा जाता है कि वो कंपनी सही राह पे चल रही है या नहीं चल रही है। इसके साथ ही साथ उसका पोटेंशियल जानना भी बहुत ज़रूरी है। अभी तक किसी कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन फ्यूचर में भी क्या वो अच्छा काम करेगी? जिस इंडस्ट्री में अभी वो है, क्या वो इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है, जैसे कि आपको उस आईपीओ में पैसा लगाने से पैसा बन पाए? तो ये 2 चीज़ें, हिस्ट्री और फ्यूचर, अगर आप अच्छे से स्टडी करोगे तो ही आप प्रेजेंट में आईपीओ से पैसा बना पाओगे। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। आप इसमें अपना समय लगाए, अच्छे से स्टडी करें और फिर ही आईपीओ को अप्लाई करें। वैसे मैं अपने चैनल पे आईपीओ का एनालिसिस भी डालता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। जब भी कोई नया आईपीओ आता है तो सबसे पहले 2-3 मिनट में मैं आपको उसका एनालिसिस बता देता हूँ। उसके बाद में आप उसके ऊपर अपना और एनालिसिस करके उस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है ये डिसाइड कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।